आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर कुन किताबों की समरी, आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। इंट्रोडक्शन। हमने कैंसर के इलाज के बारे में न्यूज़ पर देखा है और अपने दोस्तों या सोशल मीडिया से भी सुना है। ऐसे कई हॉस्पिटल और डॉक्टर्स हैं जो ऐसे नए हेल्थ प्रोग्राम को बढ़ावा देते हैं जो जिंदगी को बेहतर बनाने का दावा करते हैं। सच तो यह है कि इन प्रोग्राम से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आमतौर पर ये वही पुराने प्रोग्राम होते हैं जिन्हें रिसाइकिल करके एक नया नाम दे दिया जाता है। इन्हें प्रमोट सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके पीछे पॉलिटिक्स और पर्सनल या स्वार्थी कारण होते हैं। ये प्रॉब्लम हर फील्ड में है। ऐसी ही कुछ कहानी मोटापे, डायबिटीज़ और खासकर कैंसर में भी देखी गई है। कैंसर को ठीक करने की कई कोशिशें की गई हैं, लेकिन कैंसर से होने वाली मौत फिर भी बढ़ती ही जा रही है। कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन असल में ये है क्या? ये समरी आपको बताएगी कि कैंसर आखिर शुरू कहाँ से हुआ। क्या ये जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हुआ या फिर ये एक इन्फेक्शन या ऑटो इम्यून बीमारी है। इसके साथ ही आप ये जानेंगे कि किसी इंसान के सेल में कैंसर की शुरुआत कैसे होती है और ये ट्यूमर में कैसे बदल जाता है, यानी कि आप कैंसर से जुड़ी हर बात के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ कैंसर? कैंसर का नाम सुनते ही मन बड़ा खराब सा हो जाता है। आज भी ये खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। स्मॉल पॉक्स जैसी दूसरी बीमारियां जो किसी ज़माने में खतरनाक हुआ करती थी, अब उनका इलाज किया जा सकता है, लेकिन यही बात आप कैंसर के लिए नहीं कह सकते। आज भी इसे हराने का कोई सही रास्ता नहीं निकल पाया है। लेकिन कैंसर की शुरुआत कैसे हुई? कैंसर का जिक्र सबसे पहले इम्होटेप की मेडिकल टीचिंग में पाया गया था। वो 2625 बीसी के दौर में एक इजिप्शियन फिजिशियन यानी डॉक्टर थे। इम्होटेप ने कैंसर को ब्रेस्ट में एक गांठ के तौर पर बताया था, जो ठंडा और सख्त था। इम्होटेप ने लिखा था कि इस गांठ को ठीक करने का कोई इलाज नहीं था। 440 बीसी के आसपास ग्रीक्स ने पर्शिया की रानी के ब्रेस्ट में भी एक गांठ देखी। पेरू में मम्मी पर बनाए गए शवों में बोन ट्यूमर देखा गया था। जब से इंसान इस दुनिया में आया है, कैंसर भी तभी से इस दुनिया में है। शुरुआती सिविलाइजेशन में इसे नोटिस ना करने की एक वजह ये थी कि उस वक्त लोगों की मौत कम उम्र में हो जाया करती थी। हमारे पूर्वज अकाल और दूसरी बीमारियों की चपेट में आ जाते थे। लेकिन आज लाइफ की क्वालिटी बहुत बेहतर हो गई है। कई मेडिकल ट्रीटमेंट आ गए हैं जिनसे लाखों लोगों की जान बचाई गई है। जानलेवा बीमारियों से अब बचा जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद कई लोग कैंसर की चपेट में आ रहे हैं। कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये कई बीमारियों को मिलाकर बनता है, जिनमें कुछ खास क्वालिटी या लक्षण होते हैं। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि इंसान के बॉडी के हर सेल में कैंसर होने की संभावना होती है। किसी भी जीव के शरीर में सेल सबसे बेसिक यूनिट होता है। ज़्यादातर कैंसर लंग्स, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट जैसे ऑर्गन में पाए जाते हैं। ल्यूकीमिया, माइलोमा और लिम्फोमा जैसे ब्लड कैंसर भी पाए गए हैं। स्पेसिफिक क्वालिटी के बारे में बात करें तो कैंसर के रिसर्चर्स डग हैनाहन और रॉबर्ट वाइनबर्ग ने द हॉलमार्क ऑफ कैंसर की शुरुआत की थी। ये सन 2000 में उनकी पुस्तक का नाम भी था। कैंसर 100 तरह के हो सकते हैं, लेकिन उन सभी में ये 8 चीज़ें हैं जो एक जैसी हैं। पहला हॉलमार्क है सस्टेनिंग प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग। इसका मतलब है कि कैंसर सेल्स बढ़ते रहते हैं, लेकिन नॉर्मल सेल्स कभी बढ़ते नहीं हैं। हमारी बॉडी में करोड़ों सेल्स होते हैं। हमारे सेल्स बचपन में या फिर यंग एज में ही बढ़ते हैं। पुराने सेल्स मर जाते हैं और उनकी जगह नए सेल्स बन जाते हैं। जब इंसान एक एडल्ट बन जाता है तब उसके सेल्स बनना बंद हो जाते हैं, लेकिन कैंसर सेल्स बढ़ते रहते हैं। ऐसा होने से ट्यूमर नाम का एक एबनॉर्मल सेल्स का ग्रुप बन जाता है। लेकिन ये होता क्यों है? एक बात आपको बता दें कि जीन्स सेल के ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। इस प्रोसेस में 2 जीन्स शामिल हैं। पहला जीन है प्रोटो-ऑन्कोजीन्स, जो सेल के ग्रोथ को बढ़ाता है। ये कार के एक्सेलरेटर पर पैर रखने की तरह है। दूसरे जीन को ट्यूमर सप्रेसर जीन कहते हैं, जो सेल के ग्रोथ को कम करता है। ये कार के एक्सेलरेटर से पैर हटाने की तरह है। एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए ये दोनों जीन साथ में काम करते हैं। एबनॉर्मल सेल ग्रोथ 2 सिचुएशन में हो सकती है। पहला तब जब प्रोटो-ऑन्कोजीन्स ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिवेटेड रहते हैं। दूसरी सिचुएशन तब होती है जब ट्यूमर सप्रेसर्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। कैंसर का दूसरा हॉलमार्क है इवेडिंग ग्रोथ सप्रेसर्स। ये पहले हॉलमार्क जैसा ही है। जीन सेल्स के ग्रोथ को रोकने में मदद करते हैं। अगर जीन्स ठीक से काम नहीं करते हैं या उनमें कोई खराबी आ जाती है तो कैंसर डेवलप होने लगता है। तीसरा हॉलमार्क है रेजिस्टिंग सेल डेथ। समय के साथ सेल्स पुराने हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं और उनकी जगह नए सेल्स बन जाते हैं। ये ह्यूमन बॉडी का एक ऐसा पहलू है जिसे आप रोक नहीं सकते। सेल्स के मरने के प्रोसेस को अपोप्टोसिस कहते हैं। अब रेड ब्लड सेल का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। इनकी एवरेज लाइफ स्पैन 3 महीने की होती है। हर 3 महीने में रेड ब्लड सेल्स अपोप्टोसिस के प्रोसेस से गुजरते हैं। मरे हुए रेड ब्लड सेल्स की जगह तुरंत नए सेल्स बन जाते हैं। ये प्रोसेस आपके कार के इंजन में तेल बदलने की तरह है। पहले आपको पुराना तेल निकालना होता है ताकि आप इसमें नया तेल डाल सके। अपोप्टोसिस का प्रोसेस भी ऐसे ही होता है। पुराने सेल्स मर जाते हैं और जीव में दोबारा जान डालने के लिए इनकी जगह नए सेल्स बन जाते हैं।
कैंसर सेल्स अपोप्टोसिस के नेचुरल प्रोसेस को रेजिस्ट करते हैं या उसके खिलाफ जाते हैं, वो मरते नहीं हैं। इसी वजह से इंसान की बॉडी में सेल्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ये आखिर में जाकर ट्यूमर बन जाता है। कैंसर का चौथा हॉलमार्क है इनेबलिंग रेप्लिकेटिव इमॉर्टैलिटी। साफ साफ कहें तो सेल्स में खुद को बढ़ाने की ताकत होती है। सेल्स को उन फाइल्स की तरह सोचिए जिन्हें आप अपने कंप्यूटर में कॉपी करके पेस्ट करते हैं। लियोनार्ड हेफ्लिक नाम के साइंटिस्ट ने ये साबित किया था कि सेल सिर्फ एक लिमिटेड नंबर तक ही बढ़ सकते हैं, मतलब सिर्फ 40 से 70 बार तक। हेफ्लिक ने अपनी रिसर्च पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में की थी। उन्होंने कहा था कि ये बात सच नहीं है कि सेल्स खुद को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। सेल्स खुद ब खुद रुकने से पहले कितना भी बढ़ सकते हैं, उसके बाद अपोप्टोसिस नाम का सेल के मरने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकने का एक तरीका है। लेकिन बदकिस्मती से कैंसर सेल्स कभी नहीं मरते। एक बार बनने के बाद तो वो खुद को कितना भी बढ़ा सकते हैं। पांचवा हॉलमार्क है इंड्यूसिंग एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस नए ब्लड वेसल्स बनाने का प्रोसेस है। ब्लड वेसल्स बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का फ्रेश सप्लाई देते हैं और बॉडी से गंदगी को बाहर निकालते हैं। लेकिन जब ट्यूमर बढ़ता है तो क्या होता है? कैंसर सेल्स को नए ब्लड वेसल्स की ज़रूरत होती है, इसलिए नए मसल सेल्स और टिश्यू जैसी चीज़ों के ग्रोथ की भी ज़रूरत होती है। इसका मतलब यह है कि ट्यूमर की ग्रोथ को जगह देने के लिए ब्लड वेसल्स अपनी ब्रांचेस बनाते हैं। छठा हॉलमार्क है एक्टिवेटिंग इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। दूसरे टिश्यूज में घुसने की एबिलिटी को मेटास्टेसिस कहा जाता है और यही चीज़ कैंसर को इतना घातक बनाती है। कैंसर से होने वाली 90% मौतें मेटास्टेसिस की वजह से होती हैं। अगर ट्यूमर मेटास्टेसाइज नहीं कर पाते तो इसे बिनाइन कहा जाता है, यानी कि जो घातक या गंभीर नहीं होता। बिनाइन कैंसर को ठीक किया जा सकता है। मेटास्टेसिस प्रोसेस में कई कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स होते हैं। मेटास्टेटिक कैंसर सेल्स अपनी जगह से हट जाते हैं। याद रखिए कि इंसान का शरीर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर चीज़ की अपनी जगह होती है। जैसे ब्रेस्ट के सेल्स लंग्स या ब्रेन की तरफ नहीं जाते, जैसे ही कैंसर सेल्स अपनी जगह से हट जाते हैं तो वो खून में पहुंच जाते हैं। वो एक जगह ढूंढते हैं जहां वो मेटास्टेसाइज कर सकते हैं और दूसरे टिश्यूज में घुस सकते हैं। सातवां हॉलमार्क है डीरेगुलेटिंग सेल्यूलर एनर्जेटिक्स। बॉडी को चलाने के लिए सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। हम जो खाना खाते हैं उससे ग्लूकोज मिलता है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। एनर्जी के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल दो तरीके से किया जाता है। पहला तरीका है एरोबिक रेस्पिरेशन, इसका मतलब है ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को बदलना। दूसरा तरीका है एनारोबिक फर्मेंटेशन, इसका मतलब है बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज को बदलना। कैंसर सेल्स एनारोबिक फर्मेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। वो एनर्जी के लिए नॉर्मल सेल्स के मुकाबले कहीं ज्यादा ग्लूकोज खाते हैं। कैंसर का आठवां हॉलमार्क है इवेडिंग इम्यून डिस्ट्रक्शन। शरीर का इम्यून सिस्टम आपको किसी भी बीमारी से बचाने की कोशिश करता है। जब फॉरेन बॉडी आपके लंग्स में जाती है तो आप खांसते और छींकते हैं और इस तरह ये फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया और वायरस जैसे घुसपैठियों पर लगातार नजर रखता है। कैंसर सेल्स इसलिए बच जाते हैं क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को धोखा दे देते हैं। द सोमैटिक म्यूटेशन थ्योरी। हेरिडिटी आपको जीन से मिलती है, इसलिए आपकी आंखों का रंग आपकी माँ से मिलता है या आपके बालों का रंग आपके पिता जैसा होता है। जीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए से बने होते हैं। डीएनए से क्रोमोसोम बनते हैं। इसी वजह से आपकी आदतें अपने पेरेंट्स जैसी होती हैं। 1902 में जर्मन बायोलॉजिस्ट थियोडोर बोवरी ने सी अर्चिन के अंडों को स्टडी किया। उन्होंने देखा कि सी अर्चिन के क्रोमोसोम बहुत ही तेजी से बढ़ रहे थे। ये बात आपको याद होगी कि इंसानों में भी कैंसर सेल्स ऐसे ही बढ़ते हैं। ये सेल्स कभी बढ़ना बंद नहीं करते। बोवरी ने अंदाज़ा लगाया कि क्रोमोसोम के अंदर कुछ खास जीन्स इस ग्रोथ को बढ़ाते हैं। इस हद से ज़्यादा ग्रोथ के कारण उन जीन्स में म्यूटेशन यानी बदलाव होता है। सालों बाद बोवरी की थियरी सच साबित हुई। ऑन्कोजीन्स सेल्स के ग्रोथ को बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स सेल्स के ग्रोथ को रोकते हैं। इस बैलेंस की वजह से सेल्स नॉर्मली काम कर पाते हैं। ज़्यादातर कैंसर में ऑन्कोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स दोनों में ही बदलाव होता है। ये सेल्स बढ़ते रहते हैं और आखिर में ट्यूमर बन जाते हैं। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स भी इन कैंसर सेल्स को बढ़ने से नहीं रोकते हैं। इसे सोमैटिक म्यूटेशन थ्योरी यानी एसएमटी कहते हैं। एसएमटी के अनुसार कैंसर का मतलब है जेनेटिक म्यूटेशन का इकट्ठा हो जाना। स्पर्म सेल्स और एग सेल्स को छोड़कर बाकी सभी सेल्स को सोमैटिक सेल्स कहते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट के नाम से आप समझ सकते हैं कि म्यूटेशन आपकी बॉडी के किसी भी सेल में हो सकता है। एक अकेले इनहेरिटेड जेनेटिक म्यूटेशन के कारण एक जीन में ट्यूमर में बदलने का पोटेंशियल होता है,
जैसे एक इंसान में अपने पेरेंट्स से रेटिनोब्लास्टोमा ट्यूमर सप्रेसर जीन नाम का एक जेनेटिक म्यूटेशन आता है। इससे इंसान को आंख का एक ऐसा कैंसर हो सकता है जो बहुत कम देखा गया है। दूसरा एग्जाम्पल है एक इनहेरिटेड वॉन हिप्पल लिंडाउ ट्यूमर सप्रेसर जीन। इससे किडनी का कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। ब्रेस्ट कैंसर में जो जीन ज्यादातर कैंसर में बदल सकते हैं वो हैं BRCA1। ब्रेस्ट कैंसर के 5% केस इसी जीन्स की वजह से होते हैं। इस इनहेरिटेड जेनेटिक म्यूटेशन का परसेंटेज कम है, लेकिन भले ही ये कितना भी कम हो, कैंसर डेवलपमेंट में इसका कहीं ना कहीं हाथ जरूर होता है। जेनेटिक म्यूटेशन के अलावा और किस वजह से कैंसर हो सकता है? दूसरी वजहों में कुछ केमिकल्स, रेडिएशन और वायरस के कांटेक्ट में आना शामिल है। आपको याद होगा कि एक इनहेरिटेड जेनेटिक म्यूटेशन भी ट्यूमर बन सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है कि एक अकेला म्यूटेशन नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल्स बना दे। तो ऐसा क्या होता है जो एक नॉर्मल सेल को एक कैंसर सेल में बदल देता है? जब डीएनए में कोई डैमेज होता है तो एक नॉर्मल सेल आमतौर पर एक डिफेंस मैकेनिज्म को अप्लाई करता है, लेकिन ये तभी रिपेयर हो सकता है जब डैमेज कम हो। अगर डीएनए पूरी तरह से डैमेज हो जाता है तो सेल इसे ठीक नहीं कर सकता। जेनेटिक म्यूटेशंस के होने के लिए एक डैमेज डीएनए से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। यहीं से कैंसर बनना शुरू होता है। ज्यादातर कैंसर में मल्टीपल जेनेटिक म्यूटेशंस का होना जरूरी होता है। जेनेटिक म्यूटेशन होने में ये फैक्टर्स भी योगदान देते हैं। एस्बेस्टॉस यानी एस्बेस्टॉस एक रेशेदार पदार्थ है जो मिट्टी और चट्टानों में मौजूद होता है। तंबाकू का धुआं, वायरस, बैक्टीरिया और रेडिएशन। अब चूहों को ही ले लीजिए। साइंटिस्ट चूहों को केमिकल कार्सिजन के कांटेक्ट में लेकर आए। जल्दी ही इन चूहों के ऑन्कोजीन्स में म्यूटेशन होने लगे, जिस वजह से उन्हें स्किन कैंसर हो गया। सोमैटिक म्यूटेशन थ्योरी में ये भी शामिल है कि किस वजह से नॉर्मल सेल्स कैंसर सेल्स में बदल जाते हैं। सबसे पहले लंग्स या ब्रेस्ट के सेल्स जैसे नॉर्मल सोमैटिक सेल्स के डीएनए में डैमेज होता है। दूसरा, डीएनए इतना ज्यादा डैमेज हो जाता है कि इसे रिपेयर नहीं किया जा सकता। इस वजह से म्यूटेशन होने लगता है। तीसरा, ये म्यूटेशन इनमें से किसी एक जीन में होता है, ऑन्कोजीन्स नाम के ग्रोथ कंट्रोल करने वाले जीन्स में या फिर ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में। कैंसर बनने के रास्ते में ये खास मोड़ है, लेकिन इसका सिर्फ यही साइन नहीं होता है। दूसरे हॉलमार्क्स पर भी ध्यान देना जरूरी है। चौथा, दूसरे जीन्स में म्यूटेशन समय के साथ होता रहता है। ये रैंडमली ही होता है। जब सभी हॉलमार्क्स मौजूद होते हैं तो सेल्स कैंसर में बदल जाते हैं। द सीड एंड द सॉइल। कैंसर एक बीज की तरह होता है, ऐसा एक बार सर्जन स्टीफन पैगेट ने कहा था। बीज कहीं भी बोए जा सकते हैं, लेकिन ये तभी बढ़ते हैं जब मिट्टी, रोशनी, पानी जैसे दूसरे कंडीशन भी इनकी ग्रोथ में मदद करते हैं। इसीलिए कैंसर के सेल्स भी कुछ खास कंडीशन में ही बढ़ सकते हैं। अभी तक कैंसर की रिसर्च सिर्फ नई जीन म्यूटेशन नाम के बीज पर ही फोकस किया है। सोमैटिक म्यूटेशन थ्योरी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। बदकिस्मती से मिट्टी या फिर ऐसी कंडीशन जो कैंसर को बढ़ने में मदद करती है, उन पर बहुत कम रिसर्च हुई है। मिट्टी या फिर ऐसी कंडीशंस पर फोकस करने को एपिजेनेटिक्स कहते हैं। ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम ये जानते हैं कि कोई एनवायरनमेंट किसी जीव के डीएनए को बदले बिना उसे कैसे बदल देता है। एपिजेनेटिक्स का मतलब है कि जीन्स कैसे हैं और वो बदलकर कैसे हो जाते हैं। आइए बीज और मिट्टी के तालमेल को म्यूजिक की तरह सोचते हैं। लिरिक्स गाने के जीन्स या डीएनए की तरह काम करते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप बदल नहीं सकते। गिटार या पियानो जैसे इंस्ट्रूमेंट मिट्टी या एपिजेनेटिक्स का काम करते हैं। ये ऐसी चीज़ है जिसे आप बदल सकते हैं। जीन्स कैसे सामने आते हैं, ये बात कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक इंसान की डाइट और वो कितना एक्सरसाइज करता है जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कैंसर होने का ताल्लुक सिर्फ जेनेटिक म्यूटेशन जैसे इंटरनल फैक्टर से नहीं है, बल्कि दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे इंसान के आसपास का इन्वायरमेंट। 2009 में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने यानी कि NCI ने एक चौंकाने वाला काम किया। इस ऑर्गेनाइजेशन ने कैंसर की इस लड़ाई में दूसरे एक्सपर्ट्स की मदद मांगी। आमतौर पर कैंसर बायोलॉजिस्ट्स या रिसर्चर्स को सबसे पहले बुलाया जाता है, लेकिन इसके बजाय NCI ने फिजिसिस्ट्स और एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट्स से मदद मांगी।
एनसीआई ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि उन्हीं एक्सपर्ट्स को बुलाने से वही पुराने रिजल्ट मिलते। कैंसर को समझने के लिए एक नए नज़रिए की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन बदकिस्मती से मेडिकल फील्ड ने जो बरसों से फॉलो किया जा रहा था वही किया था। अगर आप एक नया नज़रिया सामने लाएंगे तो मेडिकल फील्ड को इसे अपनाने में सालों लग जाएंगे। एक नया आइडिया सबसे पहले सैकड़ों स्टडीज़ और एक्सपेरिमेंट्स से होकर गुजरेगा। ऐसा करना ज़रूरी तो है, लेकिन ये प्रोग्रेस के स्पीड और प्रोग्रेस को स्लो भी कर देता है। सेकेंड हैंड स्मोक इसका अच्छा एग्जाम्पल है। 1960 के दशक में लोगों को ये शक हो चुका था कि सेकेंड हैंड स्मोक फर्स्ट हैंड स्मोक जितना ही घातक है, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं था। फर्स्ट हैंड स्मोक का मतलब है जो लोग सिगरेट पीते हैं उसके धुएं से होने वाला नुकसान, और सेकेंड हैंड स्मोक का मतलब है जो लोग सिगरेट नहीं पीते लेकिन सिगरेट पीने वाले जो धुआं छोड़ते हैं उससे होने वाला नुकसान। सालों तक रिसर्चर्स को ये साबित करना पड़ा कि सेकेंड हैंड स्मोक का इंसान की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। 1980 के दशक में जाकर स्ट्रिक्ट नो स्मोकिंग के रूल्स बनाए गए ताकि स्मोकर्स की वजह से पब्लिक एरिया में दूसरे लोगों को कोई नुकसान ना हो। इससे आप समझ सकते हैं कि मेडिकल इंडस्ट्री में बदलाव करने में कितना वक्त लगता है। इसीलिए हमें दूसरी फील्ड्स के एक्सपर्ट्स की बहुत ज़रूरत है। जैसे फिजिसिस्ट्स को नई थ्योरीज पसंद आती हैं क्योंकि हो सकता है कि ये नई थ्योरी पुरानी थ्योरीज या मिस्ट्रीज से जुड़े सवालों का जवाब दे पाएं। मेडिकल फील्ड में इस शिफ्ट की वजह से कैंसर को बिल्कुल ही अलग नज़रिए से देखा गया। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने डॉक्टर पॉल डेवीज नाम के एक फिजिसिस्ट को बुलाया जिनकी एक्सपर्टीज कैंसर नहीं बल्कि एस्ट्रोबायोलॉजी में थी। लेकिन कैंसर की कम नॉलेज की वजह से उन्हें सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट सवालों की तरफ वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया, और वो था कि कैंसर क्या है और ये क्यों होता है। धरती पर जीवन की शुरुआत करोड़ों साल पहले हुई थी। जीवन के रूप में सबसे पहले एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स यानी जीव ने जन्म लिया था। ये सेल्स इसलिए जिंदा रह पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मौजूद थे, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ खुद को पोषण दे सकते थे इसलिए उनके खत्म होने का खतरा भी मंडरा रहा था। इसका मतलब वो खुद को बचा नहीं सकते थे। इसलिए जिंदा रहने के लिए इन एक सेल वाले जीवों ने खुद को रेप्लिकेट यानी बढ़ाना शुरू किया। लाखों साल गुजर गए और ये एक सेल वाले जीव अब समय के साथ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जीव में बदलने लगे। अब ये एक सेल वाले जीव मल्टी सेल्यूलर यानी कई सेल वाले जीव बन गए। इसकी सबसे बड़ी वजह एवोल्यूशन था। जब सेल्स साथ मिलकर काम करते हैं तो किसी भी जीव के जिंदा रहने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इंसान मल्टी सेल्यूलर है और जानवर भी। सिंगल सेल और मल्टी सेल्यूलर जीवों में बहुत फर्क होता है। ये फर्क इनकी ग्रोथ, इमॉर्टैलिटी, मूवमेंट और ग्लाइकोलाइसिस में होता है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स चाहे कुछ भी हो जाए बढ़ते रहते हैं, ये उनका डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। ब्रेड पर लगे फफूंद के बारे में सोचिए, वो बढ़ते ही जाते हैं, वो इसी तरह जिंदा रहना जानते हैं। दूसरी तरफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में ऑन्कोजीन्स होते हैं जो जीन के ग्रोथ और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को प्रमोट देते हैं, यानी सेल सही वक्त और सही जगह में ही बनते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स के शरीर में ही एक ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, इसलिए लिवर आपके चेहरे पर नहीं बन सकता है। अगर इमॉर्टैलिटी की बात करें तो सिंगल सेल्स इमॉर्टल होते हैं, मतलब इन्हें कोई नहीं मार सकता। वो खुद को लगातार और हमेशा के लिए बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक वक्त तक ही बढ़ सकते हैं। जब वो अपनी लिमिट तक पहुंच जाते हैं वो एपोप्टोसिस के प्रोसेस से गुजरते हैं जहां सेल मर जाते हैं। अगर मूवमेंट की बात करें तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जहां चाहें वहां जा सकते हैं। वो सबसे अच्छे एनवायरनमेंट में जाकर वहीं रुक जाते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स उस एनवायरनमेंट की सभी रिसोर्सेज को ख़त्म कर देते हैं। दूसरी तरफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये ध्यान रखते हैं कि उनका हर सेल अपनी सही जगह पर रहे। सेल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं जिससे वो सही वक्त पर सही जगह पर रह पाते हैं। जैसे ऑक्सीजन के लिए सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गन लंग्स के सेल्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। ऐसा होने के लिए जब लंग्स हर ऑर्गन को ऑक्सीजन देता है तो उनका सही जगह पर होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह लंग्स के सेल्स अपने आप ऑक्सीजन इकट्ठा करना बंद नहीं कर सकता। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सभी सेल्स आपस में तालमेल बनाए रखते हैं ताकि वो सभी जिंदा रह सकें। सिंगल सेल और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को अलग करने वाला एक आखिरी फैक्टर है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है एनर्जी को बदलना। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी को बदलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ग्लूकोज को एनर्जी में बदलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स लगातार बढ़ते रहते हैं,
कभी नहीं मरते, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं और ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते। ये सभी कैंसर के हॉलमार्क्स हैं। इसीलिए कैंसर सेल में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से मिलती जुलती कई चीज़ें होते हैं। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमारे किस काम की? अब हम ये जानते हैं कि कैंसर क्या है और ये बॉडी में कैसे बनता है। अगली ज़रूरी चीज़ जो हमें जाननी है वो है कैंसर से जुड़े रिस्क फैक्टर्स के बारे में। इस बीमारी को बढ़ाने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है स्मोकिंग। जब आप स्मोक करते हैं तो कई हानिकारक केमिकल्स आपकी सांस के साथ शरीर के अंदर जाते हैं। कैंसर रिसर्च यूके के मुताबिक जब आप स्मोक करते हैं तो 5000 से अलग अलग केमिकल्स आपके शरीर के अंदर जाते हैं। ये हानिकारक केमिकल्स बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, खासकर डीएनए को। जब डीएनए को नुकसान पहुंचता है तो सेल का ग्रोथ कंट्रोल से बाहर चला जाता है। वो लगातार ग्रो करता जाता है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अंत में सेल का ग्रोथ कैंसर में बदल जाता है। स्मोकिंग से निकलने वाले केमिकल से इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होता है। ये इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल्स को ढूंढने और उन्हें ख़त्म करने से रोक देता है। स्मोकिंग से सिर्फ लंग कैंसर ही नहीं होता, बल्कि तंबाकू यानी टबैको के धुएं से लगातार होने वाली जलन से दिल की बीमारी और स्ट्रोक होने का खतरा भी बढ़ जाता है। दूसरा रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी यानी मोटापा। 2013 में पूरी दुनिया में 4.5 मिलियन लोगों की जान मोटापे की वजह से गई थी। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोटापा कई बीमारियों का कारण बनता है, जैसे कैंसर, डायबिटीज, दिल की बीमारी और स्ट्रोक। रिसर्च ने ये साबित किया है कि ब्रेस्ट, लिवर और किडनी का कैंसर मोटापे से जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल कई लोगों को मोटापे की तरफ ले जा रहा है। फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में बड़े बड़े मील मिलते हैं। सुपरमार्केट हमें बल्क यानी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदने के लिए बढ़ावा देते हैं। स्टडी से पता चला है कि जिस रेट से कैंसर बढ़ रहा है वो बेहद चिंताजनक है। तो अगर वज़न बढ़ने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है तो क्या वज़न कम करने से खतरा कम हो सकता है? इस आइडिया पर हाल के सालों में कई स्टडी की गई हैं और इसका जवाब है हाँ। वज़न कम करने से कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है, खासकर तब जब आप स्मोकिंग से भी दूर रहें। अमेरिकन एसोसिएशन फॉर कैंसर रिसर्च ने चूहों पर एक स्टडी की थी। साइंटिस्ट ने चूहों के खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम कर दिया था। इसके रिजल्ट से पता चला कि कम कार्बोहाइड्रेट लेने से चूहे कैंसर की चपेट में आने से बचे रहे थे। इसीलिए कम कैलोरीज लेने से कैंसर का खतरा कम हो सकता है। न्यूट्रिशन एंड कैंसर। सर रिचर्ड डॉल अपने समय के बड़े ही जाने माने कैंसर एक्सपर्ट थे। दूसरी तरफ सर रिचर्ड पीटो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेडिकल स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर थे। इन दो ब्रिलियंट लोगों ने साथ मिलकर काम किया और कैंसर की जड़ के बारे में 117 पेज का एक डॉक्यूमेंट लिखा। डॉल और पीटो ने अंदाज़ा लगाया कि ये कारण 35 सालों से सच साबित हुए हैं। डॉल और पीटो ने कैंसर की जड़ को इन हिस्सों में बांटा है। 35% कैंसर स्मोकिंग से होता है। अगर कैंसर डेवलपमेंट की बात करें तो स्मोकिंग इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है। फिर भी हेल्थ रिस्क होने के बावजूद बहुत से लोग स्मोक करते हैं। 30% आपकी डाइट की वजह से होता है, 20% आपके काम से होने वाले खतरे से होता है, जैसे एस्बेस्टस के कांटेक्ट में आना, 10% वायरस जैसे इन्फेक्शन से होता है और 5% किसी और वजह से। जब भी डाइट और कैंसर की बात आती है तो इस बारे में कई अनुमान लगाए गए हैं। क्या ऐसा कोई डाइटरी फैक्टर है जिससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है? क्या कोई ऐसा खाना है जिसे खाने से कैंसर होने से रोका जा सकता है? सबसे पहले इस बात पर शक था कि डाइटरी फाइबर से कैंसर होता है। एक रिसर्च में 2 अलग-अलग लाइफस्टाइल्स को कंपेयर किया गया। एक ऐसा ट्रेडिशनल अफ्रीकन डाइट था जिसमें बहुत सा फाइबर था। फाइबर स्टूल यानी मल को ठोस बना देता है, जिससे बार बार बाथरूम जाने की इच्छा होती है। दूसरी तरफ था एक टिपिकल वेस्टर्न डाइट जिसमें कम फाइबर था, जिस वजह से उतनी बार बाथरूम नहीं जाना पड़ता था। इस स्टडी ने 1973 में आयरिश सर्जन डेनिस बर्किट को एक थ्योरी बनाने में मदद की। क्योंकि फाइबर से आंतों में मूवमेंट ज़्यादा होता है तो ये कोलन कैंसर से बचा सकता है। इसका कारण यह है कि आंतों का लगातार मूवमेंट इंटेस्टाइन के पूरे सिस्टम को साफ करता है, जिससे खाना बॉडी में ज़्यादा वक्त के लिए जमा नहीं रहता है। बर्किट की थ्योरी में कुछ तो बात थी, लेकिन फ्यूचर की स्टडीज़ ने इसे गलत साबित कर दिया। 1999 की नर्सेज हेल्थ स्टडी ने एक ऐसी रिसर्च की जो 16 साल चली। इसमें 16,000 औरतें थीं जिन्हें हाई फाइबर डाइट दिया गया था। इन औरतों की आंतों की मूवमेंट अच्छी थी, लेकिन फाइबर ने इनमें कैंसर के खतरे को कम नहीं किया। हाई फाइबर डाइट होने के बावजूद कैंसर के सेल्स फिर भी डेवलप हुए थे। लेकिन डाइटरी फैट का क्या? फैट इंसान की डाइट में शुरुआत से ही रहा है। ये मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स और कोकोनट और ऑलिव ऑयल जैसे तेल से मिलता है। अगर हम फैट को इतने लंबे समय से खा रहे हैं तो इससे कैंसर होने का खतरा कैसे हुआ?
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हार्ट अटैक के केसेस एकदम से बढ़ने लगे, जिसकी वजह जानना बहुत ज़रूरी थी। एक्सपर्ट्स इस बात को समझ गए थे कि इसकी वजह मोटापा या एक्सरसाइज की कमी नहीं था। 1960 से 1990 तक लोगों में सिगरेट पीने की लत बढ़ गई थी। ये डाइटरी प्रॉब्लम नहीं था जिससे हार्ट अटैक हो रहे थे, बल्कि इसकी वजह स्मोकिंग का ट्रेंड था। स्मोक करना एक लाइफस्टाइल बन गया था। टोबैको कंपनियों ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया था कि उनके प्रोडक्ट से दिल की बीमारी और कैंसर होता है। उस वक्त के डॉक्टर भी एक दिन में 1 पैकेट सिगरेट पी जाते थे और टोबैको की कंपनियों को सपोर्ट करते थे। पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटीज जैसे कई इन्फ्लुएंशियल लोग भी स्मोकिंग करते थे, इसलिए आम इंसान भी इस झूठ में विश्वास करने लगा। अनगिनत स्टडीज की गईं, लेकिन लोग फिर भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसका एक एग्जाम्पल है 1991 में किया गया विमेंस हेल्थ इनिशिएटिव स्टडी। इसके रिसर्चर्स ने कहा कि फैट खतरनाक था, इससे वजन बढ़ता था, हार्ट अटैक और ब्रेस्ट कैंसर भी होता था। 80 साल तक की गई इस स्टडी में 50,000 औरतें शामिल थीं। इसमें एक ग्रुप को उनका नॉर्मल डाइट लेने के लिए कहा गया, दूसरे ग्रुप को अपने डाइटरी फैट को कम करने के लिए कहा गया। तो आइए जानते हैं कि इसका रिजल्ट क्या रहा। जिस ग्रुप ने अपने नॉर्मल डाइट को फॉलो किया था, उनमें कैंसर होने का खतरा नहीं बढ़ा था। लेकिन दूसरे ग्रुप का क्या कम डाइटरी फैट से कैंसर होने का रिस्क भी कम हो गया था? बिल्कुल नहीं। डाइट में फैट होने से कैंसर डेवलप नहीं हुआ था। कैंसर किसी भी एक न्यूट्रिएंट की वजह से नहीं होता है। ज़्यादा डाइटरी फाइबर या फैट खाने से कैंसर नहीं होता है। कैंसर के खतरे को बढ़ाने की वजह है मोटापा। मोटापा दिल की बीमारी और कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। 1982 में कैंसर प्रिवेंशन स्टडी में ये देखा गया था। इस रिसर्च में 7,700 पार्टिसिपेंट्स थे। स्टडी की शुरुआत में सभी पार्टिसिपेंट्स हेल्दी थे और उनकी बॉडी में कैंसर के कोई साइन यानी लक्षण नहीं थे। 2003 तक पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व किया गया कि उनमें से कौन जिंदा था और किसकी मौत हो चुकी थी और किस वजह से हुई थी। इसका नतीजा ये निकला कि उनमें से ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स मोटापे की वजह से मर गए थे। मोटापा डायबिटीज़, दिल की बीमारी और स्ट्रोक का कारण बनता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मोटापे से कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। कैंसर प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग। कैंसर को हराना एक लंबा सफ़र है, लेकिन हम कुछ ऐसी चीज़ों को निकालने में कामयाब हुए हैं जिनसे कई जिंदगियां बची हैं। 1991 में कैंसर से होने वाली मौतें पीक पर थीं। 2016 तक कैंसर से होने वाली मौतें 27% कम हो गई थीं। ये सुधार हुआ था स्मोकिंग के खिलाफ गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए सख्त कदम के कारण। इसके लिए टीवी पर ऐड और सोशल मीडिया पर एंटी स्मोकिंग कैंपेन भी चलाए गए थे। कैंसर को हराने का सबसे अच्छा रास्ता है उससे बचे रहना। स्मोकिंग कम करने से कैंसर से होने वाली मौतें भी कम हो गई थी। सिगरेट के पैकेट पर वार्निंग देना भी एक कानून बन गया। इन सभी चीज़ों की वजह से लंग कैंसर के केसेस कम होने लगे। यही नहीं, बल्कि एंटी स्मोकिंग रेगुलेशंस ने भी दिल की बीमारी और स्ट्रोक के खतरे को कम करने में काफ़ी मदद की। लंग कैंसर सबसे घातक कैंसर है। दूसरे घातक कैंसर में आदमियों में प्रोस्टेट कैंसर और औरतों में ब्रेस्ट कैंसर आता है। स्क्रीनिंग की मदद से प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर से बचा जा सकता है। कैंसर स्क्रीनिंग में यूरिन, ब्लड, डीएनए और दूसरे टेस्ट आते हैं। कैंसर का जल्दी पता लगने से इसे मेटास्टैसिस होने से रोका जा सकता है। मेटास्टैसिस तब होता है जब कैंसर का ट्यूमर पूरी बॉडी में फैल जाता है। ये बात साबित हुई है कि जल्दी पता लगाने और ट्रीटमेंट से ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों की जिंदगी को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें 5 साल ज़्यादा जीने का रेट 90% से ज़्यादा देखा गया है। कैंसर को शुरुआती स्टेज में पहचानना ज़रूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर कैंसर मेटास्टेसाइज होना शुरू हो गया है तो इंसान के बचने का रेट 30% तक कम हो जाता है। दूसरा कैंसर जो स्क्रीनिंग की मदद से शुरुआत में ही पता चल सकता है वो है सर्वाइकल कैंसर। ये पैप स्मीयर की मदद से पहचाना जा सकता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV 70% सर्वाइकल कैंसर का कारण बनता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी ट्रांसमिट हो सकती है। इसमें देखा गया है कि इन्फेक्शन होने के बाद कई सालों तक सर्विक्स यानी यूटरस के निचले सिरे पर पतला रास्ता से एबनॉर्मल सेल्स निकलते रहते हैं। जब इनका निकलना बंद हो जाता है तब सर्वाइकल कैंसर डेवलप हो जाता है। 1928 में गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉर्ज पैपिनिकोलाउ ने एक सर्विक्स को एक छोटे से ब्रश से खुरच दिया था क्योंकि वो सर्विक्स के सेल्स को एग्जामिन करना चाहते थे। माइक्रोस्कोप में उन्होंने इन सेल्स में कैंसर होने से पहले बनने वाले घाव देखे जो बाद में कैंसर बन गया था। 1939 तक वो न्यूयॉर्क हॉस्पिटल में एडमिट औरतों के सर्विक्स सेल्स की जांच कर रहे थे। 1941 में उन्होंने एक पेपर बनाया
पैप स्मीयर, जो कैंसर होने से पहले होने वाले घावों का पता लगा सकता था। इस तरह अगर इसका शुरुआत में ही पता लगा लिया जाए तो इन घावों को हटाने और उन्हें कैंसर सेल्स बनने से रोका जा सकता है। डाइटरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैंसर। कैंसर को लेकर एक बड़ा अजीब फैक्ट भी है। कभी-कभी ये इंसान को बिल्कुल परेशान नहीं करता, बल्कि ऑटोप्सी स्टडी से ये पता चला है कि 30% आदमी ऐसे होते हैं जिन्हें 50 साल की उम्र तक प्रोस्टेट कैंसर होता है और जिसका पता ही नहीं चलता। कुछ लोगों को कैंसर होता है लेकिन ये बीमारी उन्हें मारती नहीं, बल्कि वो जिंदगी भर ऐसे ही जिंदा रहते हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसे आप एक इंसान के डाइट से जोड़ सकते हैं। जो भी न्यूट्रिएंट्स आप अपनी बॉडी को देते हैं वो सेल के ग्रोथ से करीबी से जुड़ा हुआ है। बदकिस्मती से इसी वजह से कैंसर के सेल्स बढ़ते हैं। इसलिए जो भी आप खाते हैं उसका आपके हेल्थ पर गहरा असर पड़ता है। इसी वजह से डाइट या न्यूट्रिशन कैंसर से जुड़ा दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहला है स्मोकिंग। बदकिस्मती से कैंसर से बचने के लिए ऐसी कोई जादुई डाइट नहीं है, लेकिन ऐसी कई प्रिवेंटिव डाइटरी स्ट्रैटेजीज हैं जिससे आपको फायदा हो सकता है। पहला प्रिवेंशन है वजन कम करना। स्टडीज से पता चला है कि वजन कम करने से कई हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आपका वजन ज्यादा है तो इसे कम करने से कैंसर की वजह से मरने का खतरा 40 से 50% तक कम किया जा सकता है। बेरियाट्रिक सर्जरी पर हुई स्टडीज भी अच्छी खबर लेकर आई हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी में पेट का एक हिस्सा निकाल दिया जाता है। ये पेट के साइज को कम कर देता है और इंसान कम खाना खा पाता है। कनाडा में बेरियाट्रिक सर्जरी की मदद से वजन कम करने से कैंसर से होने वाला खतरा 78% कम हो गया है। स्वीडन में बेरियाट्रिक सर्जरी ने औरतों में कैंसर होने के खतरे को 42% तक कम कर दिया है। लेकिन बेरियाट्रिक सर्जरी के कुछ नुकसान भी हैं। इससे पेट में होने वाले किसी भी नुकसान या सूजन से आपको कई बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा प्रिवेंशन है फास्टिंग करना। फास्टिंग आपको मोटापे, टाइप 2 डायबिटीज और इन्फ्लेमेशन यानी शरीर में सूजन से बचाते हैं। ये वेट कम करने का अलग तरीका है। याद है ना आपको, मोटापा अलग अलग बीमारियों का कारण बनता है, खासकर कैंसर का। कीमोथेरेपी के दौरान फास्टिंग करने से बेहतरीन रिजल्ट देखे गए हैं। इससे कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स जैसे कि जी मचलाना या उल्टी आना भी बहुत कम हो जाता है। तीसरा है कीमो प्रिवेंशन। इसका मतलब उस खाने, सप्लीमेंट्स या ड्रग से है जो कैंसर को बढ़ने से रोकने की ताकत रखते हैं। कीमो प्रिवेंशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है मेटफॉर्मिन नाम की दवाई। मेटफॉर्मिन में कैंसर के खतरे को 57% तक कम करने का पोटेंशियल है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि यहाँ जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो है पोटेंशियल। ये दवाई इस बात की पूरी गारंटी नहीं देती है कि अगर आप इसे लेंगे तो आपको कभी कैंसर नहीं होगा। मेटफॉर्मिन कैंसर के सेल्स में ग्लूकोज को कम करके काम करता है। अगर खाने की बात करें तो ग्रीन टी एक अच्छा कीमो प्रिवेंशन है। ग्रीन टी में कैटेचिन्स जैसे और भी केमिकल कॉम्पाउंड्स होते हैं जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी ज्यादा वजन जैसे कैंसर के रिस्क फैक्टर्स को भी कम करता है। इम्यूनोथेरेपी। अगर कैंसर की बात करें तो इम्यूनोथेरेपी सबसे अच्छा डिफेंस है। इसमें आपको सिर्फ अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना होता है। 1829 में एक औरत के केस का एग्जाम्पल लेते हैं। लगभग 2 सालों से वो ब्रेस्ट कैंसर से लड़ रही थी। वो कमज़ोर हो गई थी, पूरे दिन बिस्तर पर पड़ी रहती है और मरने के कगार पर थी। इसके अलावा उसे तेज़ बुखार भी था। इस समय उसके ब्रेस्ट में बहुत सूजन थी, इसलिए डॉक्टर ने उसके ब्रेस्ट में कुछ चीरे लगाकर उसके अंदर बन रहे लिक्विड को निकाला। कुछ ही महीनों में उसका कैंसर गायब हो गया। 1867 में एक और औरत की बात करते हैं। उसकी गर्दन में एक ऐसा ट्यूमर था जो कभी ठीक नहीं हो सकता था। एक जर्मन डॉक्टर विल्हेम बॉश ने इसे कॉटराइज करने का फैसला लिया। कॉटराइज का मतलब है किसी गर्म इंस्ट्रूमेंट से स्किन को जला देना ताकि इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सके। बदकिस्मती से इस औरत का बेड उस मरीज के बगल में था जिसे स्किन में इन्फेक्शन हुआ था। इस स्किन इन्फेक्शन का नाम था एरिसेपिलस। ये एक ऐसा इन्फेक्शन था जो आसानी से फैल सकता था और बदकिस्मती से ये इन्फेक्शन उस औरत को भी हो गया। इस औरत को सिर्फ एक लाइलाज ट्यूमर और स्किन में इन्फेक्शन ही नहीं था, बल्कि उसे तेज बुखार भी था। लेकिन इस हादसे से कुछ हफ्तों बाद उस औरत का ट्यूमर छोटा होने लगा। ये 2 ऐसे एग्जाम्पल हैं जिससे हमें ये समझ आता है कि हमारी बॉडी में कैंसर को ख़त्म करने की ताकत है। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई केस देखे गए हैं जिससे ये साबित होता है कि हमारी बॉडी में कैंसर से लड़ने की हिम्मत है। डॉक्टर जेम्स एलिसन मॉडर्न इम्यूनोथेरेपी में एक्सपर्ट है। उन्होंने इस बात को स्टडी करने में सालों लगा दिए कि सेल्स, बैक्टीरिया और इन्फेक्शन जैसी फॉरेन बॉडीज पर कैसे अटैक करते हैं।
इंसान का इम्यून सिस्टम कई सेल से बना होता है। डॉक्टर एलिसन ने टी सेल्स पर फोकस किया। टी सेल्स बहुत जानलेवा होते हैं। उनमें बीमार और इन्फेक्टेड सेल्स को मारने की ताकत होती है। इतने डेडली होने की वजह से बॉडी हर वक्त इन टी सेल्स को कंट्रोल करती है। इसका मतलब टी सेल्स इन बीमार और इन्फेक्टेड सेल्स को तुरंत नहीं मारते। नॉर्मल सेल्स और बीमार और इन्फेक्टेड सेल्स को अलग करने का इम्यून सिस्टम का अपना तरीका होता है। टी सेल्स को न्यूक्लियर मिसाइल की तरह सोचिए। इनमें चाबियां होती हैं ताकि न्यूक्लियर मिसाइल गलती से लॉन्च ना हो जाए। ऐसे ही टी सेल्स की भी 2 चाबियां हैं जिन्हें बीमार और इन्फेक्टेड सेल्स को अटैक करने के लिए एक्टिवेट करना पड़ता है। पहली चाबी है पॉजिटिव कंट्रोल, ये टी सेल्स को अटैक करने के लिए कहता है। दूसरी चाबी है नेगेटिव कंट्रोल यानी किल स्विच। एक गलत अलार्म मिलने पर ये चाबी टी सेल्स को अटैक करने से मना करती है। डॉक्टर एलिसन के रिसर्च शुरू करने से पहले किसी को भी किल स्विच नाम की दूसरी चाबी के बारे में पता नहीं था। डॉक्टर एलिसन ने इसकी खोज की थी। उन्होंने इम्यून सिस्टम में रिसेप्टर्स को अच्छे से स्टडी किया। रिसेप्टर उसे मिलने वाले स्टिमुलाई के हिसाब से इम्यून सिस्टम में बदलाव करता है। डॉक्टर एलिसन ने CTLA4 नाम के रिसेप्टर को स्टडी किया। पहले CTLA4 को टी सेल एक्टिवेटर माना जाता था, लेकिन डॉक्टर एलिसन ने ये साबित कर दिया कि CTLA4 तो असल में एक किल स्विच था। अगर CTLA4 नाम के इस किल स्विच को ट्रिगर नहीं किया जाता है तो टी सेल्स अटैक करेंगे। अगर CTLA4 एक्टिवेटेड है तो टी सेल्स अटैक नहीं करेंगे। कैंसर सेल्स किल स्विच की नकल करके टी सेल्स को बेवकूफ़ बनाकर उनसे बच जाते थे। इसलिए टी सेल्स के लिए उन्हें खत्म करना नामुमकिन था। तो किल स्विच को हम बंद कैसे करें ताकि टी सेल्स कैंसर सेल्स को मार सके? डॉक्टर एलिसन ने एक दवाई बनाई थी जो CTLA4 को ब्लॉक कर सकता था। उन्होंने इसे जानवरों पर टेस्ट किया और इससे चौंकाने वाले रिजल्ट मिले। इससे जानवरों का ट्यूमर बिल्कुल पिघल गया था। आज इस दवाई को हम इपिलीमुमैब नाम की एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे 2011 में मेटास्टैटिक मेलानोमा नाम के स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव कर दिया। जिन मरीजों को ये एंटीबॉडी दिया गया था उनमें से 20% लोग अगले 10 साल तक जिंदा रहे। ये इस बात का सबूत है कि कैंसर इम्यूनोथेरेपी मुमकिन है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।